चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कौन सा लेक्चर है सर? आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 और हमारा टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू। जी सर, कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रैक्टिस चल रही थी। सर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रैक्टिस चल रही थी। आज और कल 2 दिन प्रैक्टिस चलेगी, फिर इंशाल्लाह परसों से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। चले सर, हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन कर रहे थे और हम लोग बहुत पीछे स्टार्ट ली थी। हमने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था, 22 भी कर लिया था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर, आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। सर शुरू क्वेश्चन नंबर 23। सर ये भी आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आया है सर जून 2011 के अंदर। एग्जाम का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एग्जाम का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक हो गया सर, आप लोग के हैंडआउट कंप्लीट हो गए हैं। सही जी, इसको स्टेपल कर लो क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि पर्ची इधर उधर ना भाग देना। सही है जी सर। से जी निकालता है, सही है। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है P naught is equals to D divided by KE का परसेंटेज माइनस प्लस जी। हाँ, तो इसमें मुझे कहा है ये D naught किससे लिखा है? D naught करंट डिविडेंड ये रहा सामने 21.8। यार नहीं करेगा सामने है यार, ये अटेंड किया ये यार कोशिश की है, पता नहीं मैं वहां कर दिया, मैंने आने के साथ चीजें करी तो फिर करंट डिविडेंड ये रहा सामने टेबल बना के दे रहा है। एयर 2010 लगा था यार, लेकिन मैंने लिया है, मेरे को नहीं किया। चलिए सर स्टार्ट करें। और एक और चीज बता ना जी। मतलब जो जी करते थे परसेंटेज उसमें क्या है, ग्रोथ रेट निकालेंगे। ग्रोथ रेट निकालते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, स्टेबल हो गया। अच्छा सर ये हैंडआउट आपका कंप्लीट हो गया है। सही, ये सारा सवाल हमसे अगर हो जाएंगे तो इसका अंदर इंशाल्लाह हमारा पर्चा निकल जाएगा। तो उठा लेता हूं। यस बॉस, स्टार्ट करते हैं। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। जनाब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट मार्केट वैल्यू आफ्टर टैक्स। हम लोग मार्केट वैल्यू ही तो करते हैं और डेट को हम लोग आफ्टर टैक्स ही तो करते हैं, ये सब हमें पता है। सर आप वैग निकाल दीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सर कौन से सर्कमस्टांसेस? नंबर 1, बिफोर द न्यू इशू ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। सर नया बॉन्ड इशू करने से पहले। दूसरा, आफ्टर द न्यू इशू ऑफ द बॉन्ड, नया बॉन्ड इशू करने के बाद। उसके बाद लिखा हुआ है कमेंट ऑन योर फाइंडिंग। सर अंडरलाइन करें, कमेंट भी करना है। सर इसका मतलब एग्जामिनर ने इसके भी मार्क्स रखे हैं। चलें सर सवाल पढ़ना है, छोटा सा सवाल है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ AQR हैज हियर्ड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज इफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिक्रीज। सर क्या कह दिया? क्या ये बात सही कह रहा है? कह रहा है सर फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि सर मैंने सुना है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है या $20 का है तो सर वो बढ़ेगा, 25 का हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अगर तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो। सर क्या ये सही बात कह रहा है? सर बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों? कंपनी जहां पे इन्वेस्ट करके कमाएगी, शेयर होल्डर को दे देगी, उसके बाद अच्छे खासे पैसे बचेंगे। सर अच्छे खासे पैसे बचेंगे तो उस पैसों को हम लोग कहीं इन्वेस्ट करके आगे फ्यूचर में मजीद कमा सकते हैं और उससे मजीद प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड आएगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात कह रही है। द कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज
has 100 million shares in issue and the current ex dividend ordinary share price $2.5 per share. सर क्या कह दिया, कंपनी की जो अभी शेयर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने सर, 100 मिलियन और एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है जनाब, $2.5 पर शेयर. AQR कंपनी has in issue bond with a book value of $60 million and their current X interest price. सर X को अंडरलाइन करे, मुझे X ही चाहिए होता है. सर कितनी है मार्केट में, कितने का बॉन्ड चल रहा है, 104 का, जबकि उसकी पार वैल्यू कितनी है, पर $100 बॉन्ड. ठीक हो गया. द करंट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, सर इन्होंने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल के दिया हुआ है, कितना, 7%, और सर टैक्स रेट कितना मेरे पास, 30% का. ठीक हो गया, ठीक हो गया. द रीसेंट डिविडेंड पर शेयर ऑफ द कंपनी आर एज फॉलो. सर रीसेंट को अंडरलाइन करें, रीसेंट का मतलब सर इन्होंने ये डिविडेंड दिया हुआ है. सर कितने डिविडेंड दिए हुए हैं, इन्होंने सेंट में दिया हुआ है, सेंट में, यानी कि 2006 में कितना डिविडेंड दिया है, 19.35. सर अगर मैं इसको डॉलर टर्म से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 0.1938. 100 से डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे. ओके जी. जिस तरह हमारे यहाँ रुपए होता है और फिर छोटा उसका पैसा होता है 8 आने 4 आने 25 पैसे 50 पैसे. सर डॉलर्स में क्या होता है, डॉलर छोटा क्या होता है, सेंट. पाउंड में क्या होता है, पेनी. ठीक हो गया. सर इसी तरह हमने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये डिविडेंड पे किए हैं. द फाइनेंस डायरेक्टर प्रोपोजेस टू डिक्रीज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ AQR एंड हैज इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू. सर ये चाह रहा है मैं अपना वैग कम करूं, जिसकी वजह से मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, बाय इशूइंग. सर 40 मिलियन के नए बॉन्ड इशू कर दो. कितने पे, एट देयर पार वैल्यू ऑफ $100. दीज बॉन्ड वुड पे एनुअल इंटरेस्ट रेट. सर ये बॉन्ड सूद कितना पे करेंगे, 8% बिफोर टैक्स. ठीक है सर, हम तो आफ्टर टैक्स लेके चलते हैं. एंड वुड बी रिडीम एट 5% प्रीमियम एट पार. सर 5% ज्यादा, पार वैल्यू कितनी है, 10, पार वैल्यू कितनी है, $100, उसका 5% ज्यादा. कहना क्या चाहता है, 105 पे. टू पार आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि रिडीम हो जाएगा कितने से बाद, 10 साल के बाद. सर सुने रिक्वायरमेंट नंबर ए में आपने वैग कैलकुलेट करना है. इसके भी 2 तरीके. सर बिफोर न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड इशू करने से पहले, नया बॉन्ड इशू करने से पहले. चले सर. तो सर अभी कंपनी की फाइनेंसिंग किस से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. सर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, सर कौन सा वाला, ओल्ड वाला लिख दूं मैं, ओल्ड वाला लिख दो, एग्जिस्टिंग वाला लिख दो. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. सर इसको ओल्ड लिख दो या एग्जिस्टिंग लिख दो. सर अपने को 4 चीजें पता चलेंगी, अपना वैग निकल आएगा. ऐसा ही है, ऐसा ही है. चले सर आइए, सबसे पहले हम केई निकालने चलते हैं. सर केई निकालने के लिए कौन सा तरीका लगेगा, है भाइयों, केई निकालने के लिए हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके थे. सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके थे. कौन कौन से, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM. सर CAPM में इक्विटी रिस्क फ्री रेट मार्केट रिटर्न कुछ नामो निशान नहीं है, कुछ जिक्र नहीं है, तो सर वाला मॉडल लगेगा. कौन सा वाला लगेगा, सर एग्जाम में पहचान लोगे ना कि कौन सा मॉडल लग रहा होगा, ऐसा. सर कैसे केई कैसे निकालते थे, करंट शेयर प्राइस, P0 का मतलब प्राइस, एयर 0 आज शेयर प्राइस, तो डिविडेंड कब का चाहिए मुझे, अगले साल का, प्लस ग्रोथ रेट. सर आज की शेयर प्राइस ही मुझे दे रहा है, तीसरी लाइन के अंदर, पहली दूसरी तीसरी लाइन कितनी है जनाब, $2.5. ऐसा मिला सबको. सर अभी इन्होंने रिसेंटली डिविडेंड कितना दिया है, आपको बीच वाले टेबल दिख रहा होगा, आपको दिखा 21.8 दिख गया मेरा भाई. सर इसको डॉलर में कन्वर्ट करो ना, ये क्या, ये डॉलर में वो सेंट में, तो अजीब सा हो जाएगा. ये डॉलर में वो सेंट में अजीब सा हो जाएगा, तो एक ही पैरामीटर लेके चलते हैं. सर इसको सेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा 0.2180. सेम, ये भी डॉलर हो गया, ये भी डॉलर हो गया, माना अजीब सा हो जाता. फिट है. 1 प्लस ग्रोथ रेट. सर मुझको ग्रोथ रेट चाहिए जनाब, मुझको ग्रोथ रेट चाहिए. ग्रोथ रेट हम लोग कैसे निकालते थे जी सर, ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके याद है ना आप लोग को. सर कौन कौन सा तरीका, एक पास्ट और एक फ्यूचर. सर पास्ट का मतलब पिछले सालों का डिविडेंड देगा, दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है.
सर ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? सर ग्रोथ रेट हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने बोला सर इन्होंने अभी अभी डिविडेंड कितना दिया, मैं सेंट खत्म करके डॉलर में लिख रहा हूं 0.1938। जनाब ये ग्रो हो रहा है कितने सालों तक? 1 2 3 4 सालों तक ऐसा और ग्रो होके कहां तक पहुंच गया? 0.2180। मानते हो सर? इसको मैथमेटिकली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 0.2180 डिवाइडेड बाय 0.193 और -1। सर आंसर दे पाएंगे? टू 2.9 3 कर लूं? है 3 कर दो? चलो छोड़ो, एग्जैक्ट 2.98 आ रहा है ना? आगे आ रहा है 3 कर दूं? सही है 3%। 1.03 ग्रोथ रेट सर 0.03। चले सर, क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाऊंगा? सर क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाऊंगा? मुझको आंसर दे पाएंगे? सर क्या मुझको आंसर दे पाएंगे? इलेवन पॉइंट 12 कर दो सर? 11.98% कर दो। चलो 11.98 सर, यही कितना? 11.98%। डन हो गया? डन हो गया। आगे सर आगे। उसके बाद मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट मुझको चाहिए और इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट मुझे निकाल कर दे दिया 7%। सर जिंदगी आसान। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 100 मिलियन। एक शेयर मार्केट में कितने का है? सर एक शेयर मार्केट में $2.50 का है। जनाब कितना हो गया बताएंगे? $250 मिलियन। फिट है? फिट है सर। आइए कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बताइए। सर मेरे पास डेट कितने हैं? हमने बोला सर डेट है आपके पास $60 मिलियन के। कितने के सर? $60 मिलियन के। पार वैल्यू कितनी है? 100। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 0.6 मिलियन। मार्केट में एक बॉन्ड कितने का है जनाब? 104 का। मार्केट में एक बॉन्ड कितने का है? 104 का। कितना हो गया जनाब? 62.4। चलें सर, क्या हम बैग निकाल पाएंगे? यस सर, 2 मिनट की कहानी है। बिल्कुल जनाब, 2 मिनट की कहानी है। चलें सर, बैग कैसे निकालूंगा? हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 11.8%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 250 मिलियन प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है सर? 7%। मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है? 62.4 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 62.4। क्या मुझे वैग बता पाएंगे? जी सर। After the new issue of bonds takes place, तो उसके अंदर हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम ही रहेगी या चेंज होगी? कुछ गिवन नहीं है तो सेम रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे CAPM होता तो फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाता, तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होती। सही, तो मतलब ये जो हमने पहले पार्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर ली वही हमारे पास ये रहेगी। लेकिन अगर ये CAPM मुझसे करवा देता है सवाल के अंदर, तो फिर मुझको एसिड बीटा निकाल के दोबारा रीगेट कराना पड़ता।
क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ गया, तो एग्जामिनर ने हल्का रखा। चले सर, डन। इस्माइल कर लिया, चले ये पक्का ना, मिटा दो। चले जी सर, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक ही सेकंड पार्ट के अंदर, आफ्टर द न्यू इश्यू ऑफ द बॉन्ड। सर अगर आप बॉन्ड नया इशू कर देंगे, सर अगर तो आप बॉन्ड नया इशू कर देंगे तो क्या होगा सर, यानी के नंबर 2, हाँ नंबर 2, आफ्टर न्यू बॉन्ड इशू, आफ्टर न्यू बॉन्ड। सर नया बॉन्ड इशू करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगी सर, सर वही रहेगी, सुनिएगा सुनिएगा सर 2 मिनट के लिए तवज्जो के साथ। सर पहली बात ये कि जब मैंने नया बॉन्ड इशू कर दिया तो इसका मतलब है कंपनी का उधार गियरिंग का लेवल, डेट बढ़ गया, एग्री एग्री, इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, एग्रीड। सर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया तो शेयर होल्डर बोलेंगे सर अब आपका रिस्क बढ़ गया, इक्विटी बीटा बढ़ गया, इक्विटी बीटा दोनों होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस दोनों, आपने फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा दिया, शेयर होल्डर बीटा इक्विटी बढ़ गया। सर बीटा इक्विटी बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। शेयर होल्डर बोलेंगे सर अब आपकी कंपनी में ज्यादा रिस्क हो गया, मुझको रिटर्न ज्यादा चाहिए, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं सर। लेकिन इस सवाल के अंदर CAPM मॉडल इस्तेमाल नहीं हो रहा, CAPM मॉडल इस्तेमाल नहीं हो रहा। सर अगर होता तो मैं क्या करता, सर मैं उसका एसिड बीटा निकालता, फिर उसको रीगेड करके दोबारा से कैलकुलेट करता, लेकिन एग्जामिनर ने हल्का हाथ रखा, सही है। और F9 की लेवल पे नहीं करेगा ये, F9 की लेवल पे नहीं करेगा। चले सर, डन हो गया, डन। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही है, पुराना बॉन्ड वही खड़ा हुआ है, शेयर प्राइस वही है, मेरे पास डेट वही है। चले सर, इसके बाद मेरे पास KD 1 - T, सर कौन सा वाला बॉन्ड, नया वाला बॉन्ड। उसके बाद है जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सर कौन सा वाला बॉन्ड, नया वाला बॉन्ड। सर कितना इशू कर रहे हो, सर कितना इशू कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर हम लोग जो है वो नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं, कितना 40 मिलियन का, कितना सर 40 मिलियन का। इसका मतलब है सर अभी ये इशू कर रहे हो तो इसकी मार्केट वैल्यू भी यही है, मार्केट वैल्यू भी यही है, मानते हो। सर मुझे नए बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे, ये बोल रहे हैं सर आप आज इशू कर रहे हैं किसके ऊपर, पार के ऊपर, 100 के ऊपर। सर इसको रिडीम किया जाएगा 10 साल के बाद, कितने पे 5% पे। सर अगर ये इशू करते हैं 95 के हिसाब से, फिर सर सुने एक चीज, सर अगर ये इशू करते हैं नया बॉन्ड $95 के हिसाब से, फिर यहां पे क्या लेता मैं, मार्केट वैल्यू इसका अंदर 95 ही है, जब भी तो 95 पे इशू कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे कितना लेता 95 के हिसाब से, यानी कि 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 पार, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय $95 के हिसाब से। बात समझ में आई, ये घुमा सकता है। चले सर, मुझे IRR के मेथड से कॉस्ट ऑफ डेट बतला दीजिए कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है। मैं बोर्ड का सफाई करूं जब तक। मुझे कॉस्ट ऑफ डेट बोले तो KD 1 - T चाहिए, कौन से वाले का, न्यू बॉन्ड का। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे IRR, एयर 0 1 से लेके 10 साल पे रिडीम हो रहा है, 10वें साल। सर कैश फ्लोस, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। जी सर, एयर 0 पे मुझको क्या चाहिए, सर एयर 0 पे मुझको क्या चाहिए, करंट मार्केट वैल्यू। सर बॉन्ड कितने का चल रहा है, सर $100 का, ऐसा ही 1 से लेके 10 साल तक आपने इंटरेस्ट पे करना है। सर 100 मल्टीप्लाई बाय, सर कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है इसके ऊपर, 8%, ऐसा ही है। कितना बनेगा सर 8, इसको आफ्टर टैक्स कर लीजिए, टैक्स रेट कितना है सर, तो सर कितना बना, और फिर इसको हम रिडीम करेंगे। सर रिडीम कितने पे कर रहे हो, सर 5% प्रीमियम, यानी कि पार वैल्यू कितनी है 100, उसका 105% बोले तो 105 पे, ऐसा ही है। सर 2% के ऊपर हमें इसको डिस्काउंट कराना पड़ेगा। हाँ भैया, कितने पे बतलाएंगे, किस पे कर रहे हैं, 6 पे और 10 पे। चले सर 6
मुझे भी करा था। कितना बॉस? ये तो होगा अपना, अल्लाह भला करे, 100। जी सर, ये कितना एनईटी फैक्टर से? सर यार 7.36 7.36 और आंसर है 41.216 2122 कर लेते। ये सर सो आंसर यार है 0.558 558 और यार 58.60 नेट करें। सो नेट करने के बाद ये नेगेटिव आंसर है 0.154। ठीक हो गया सर। 10% पे कितना ये? 6.144 उसके बाद आ रहा है 0.56 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34.40 ये। और नीचे आ रहा है 59.26 चलो सर नेट कर दें। नेगेटिव 6.34 फिर नेगेटिव कितना? 6.34 चले सर। इंटरपोलेशन मेथड KD1 - T कौन सा वाला बॉन्ड है जनाब? नया बॉन्ड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? A% प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय B% माइनस A%। ऐसा है? ऐसा आगे सर हमने बोला जनाब A%, ये अगर ये परसेंटेज में मैं 6% रखूंगा, अगर मैं A% के पास 6% रखूंगा तो सर इसका A भी यही आएगा। माइनस का 0.154 A जनाब मेरे पास माइनस का 0.154 फॉर्मूले का माइनस और माइनस माइनस प्लस 6.34 मल्टीप्लाई बाय B% 10% माइनस 6%। चले सर मुझे KD1 - T नए बॉन्ड का बता दीजिए। कितना सर? 6% 5.9 आ रहा था तो सर ये आ रहा है 5.9%, राउंड ऑफ कर लें तो 6%। खैर है। चले सर वह कैलकुलेट करने चले। जी जनाब वह कैलकुलेट करने चले। सर आइए। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट नया बॉन्ड आ गया, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 6%। कैसे जनाब? हमने बोला सर 11.98% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 250 प्लस फिर हमने बोला जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 7% मल्टीप्लाई बाय डेट कितना 62.4 प्लस फिर है मेरे पास जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ 7%, फिर हो गया सर मेरे पास 6% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 40 250 प्लस 62.4 प्लस 40। जी जनाब कितना? यस बॉय। एक बात है आपने ये 7% मल्टीप्लाई बाय 2.4 आपने ये ओल्ड वाले को क्या? ओल्ड वाला तो चल रहा है, ओल्ड वाला रीपे थोड़ी हुआ है। ओल्ड वाला रीपे थोड़ी हुआ है। तो मैं समझ रही अलग केस है ना ना, मतलब सवाल के अंदर है ना, तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सवाल के अंदर है, तो इसका मतलब है सवाल पूरी कंटिन्यूएशन में है। इन्होंने पहले बॉन्ड इशू किया हुआ था ये वाला, फिर मजीद बॉन्ड इशू कर दिया, तो अब इनके पास दो बॉन्ड हो गए। और अगर हम ये वाला जैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट हुआ है उसके अंदर अगर हम गैप निकालेंगे तो हम दोनों को इंक्लूड हाँ कि पुराना तो बॉन्ड है मौजूद, नया बॉन्ड भी मजीद इशू कर दिया। पुराना बॉन्ड रीपे थोड़ी हुआ है, रीपे थोड़ी हुआ है, पुराना बॉन्ड तो है। कमेंट ऑन योर फाइंडिंग। हाँ वो ये कहना चाह रहा है, वही कहना चाह रहा था कि जनाब आपके पास अभी बैक कितना आ रहा है नया बॉन्ड इशू करने के बाद, और नया बॉन्ड इशू करने से पहले पुराना बॉन्ड ही था और इक्विटी फाइनेंसिंग तो थी, तो आपके पास बैक कितना था। तो ये डायरेक्टर फाइनेंस बोल रहा था कि मेरा बैक कम हो जाएगा अगर तो मैं मजीद डेट इशू करूंगा, उसने बोला था।
सही, अब देखते हैं आंसर। फिर वो बोला इस पे जरा कमेंट भी कर दें कि क्या सही बात है क्या नहीं है। कितना आ रहा भाई वैक? 10.4 जी सर, वैक आ रहा है मेरे पास 10.4%। चले सर, मैं इसके ऊपर कमेंट की बात कर लेता हूं सर। 1 मार्क्स से कमेंट किया, कमेंट्स के 1 मार्क्स रखे एग्जामिनर ने। भाई 2 मिनट के लिए कमेंट्स कर लेते हैं, मैं समझता है। सर कमेंट करना क्या है? हाँ लड़के, डायरेक्टर चाह क्या रहा था? अंग्रेजी देखते हैं ऊपर की। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ AQR हैज हियर्ड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज इफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीज। सर कह रहे हैं वैक कम कर दो, वैक कम कर दो और आपके पास जो है ना मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। द कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हैज 100 ऑर्डिनरी शेयर, एक्स डिविडेंड 2.5 और सारी चीजें। उसके बाद टेबल की बात पढ़ रहा हूं मैं। The finance director proposed to decrease the weighted average cost of capital of AQR company and has increased its market value। जी सर, इसने बोला अगर आपके पास फाइनेंसिंग के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग है प्लस ओल्ड बॉन्ड है, फिर इसने बोला सर इक्विटी फाइनेंसिंग तो है, ओल्ड बॉन्ड भी है प्लस न्यू बॉन्ड भी आ गया। जी जनाब, आपका वैक कितना? पुराना वैक कितना था? 11 था शायद, 10.98 और सर अभी कितना आया? 10.4। सर क्या इसकी बात सच थी? यस सर, क्या सच थी? सुनिएगा, ये कमेंट करना है हमने। हम बोलेंगे सर अगर तो आप न्यू बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाते हो, उसकी वजह से आपका वैक रिड्यूस हो जाएगा। ओल्ड बॉन्ड प्लस इक्विटी फाइनेंसिंग में वैक कितना था? 10.98%। और आपने ओल्ड डेट प्लस इक्विटी फाइनेंस प्लस न्यू डेट पे आपका वैक कितना है? 10.4। आपका वैक रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो नई फाइनेंसिंग की है, कितने की फाइनेंसिंग की है? 40% की। उस पे आपका 6% जो है वो आपकी कॉस्ट है, इसका मतलब ये आपकी सस्ती कॉस्ट है। एग्री करते हैं सर? ये आपकी कैसी कॉस्ट है? सस्ती कॉस्ट है। किसी को एतराज नहीं है। लेकिन सर हम साथ साथ ये भी लिखेंगे कि सर यहाँ पे हमने रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया है। यहाँ पे हम एक और चीज लिखेंगे जनाब, क्या लिखेंगे कि सर आपने यहाँ पे रिस्क फैक्टर को इग्नोर किया है। क्यों? अगर तो आप गियरिंग बढ़ाते चले जाओगे तो सर शेयर होल्डर आपसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना यार। सर यहाँ पे गियरिंग कितनी है? आइए, सब पुराना डेट कितना था? सब पुराना डेट था, अल्लाह भला करे, पुराना डेट था आपके पास 62.4 डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंसिंग 62.4 प्लस इक्विटी कितना? 250। सर कितना परसेंट है डेट? बता पाओगे मेरा भाई? 19.97। इधर ही बता दीजिए सर, आपके पास अब डेट कितना हो गया है? 62.4 प्लस 40, दो डेट हो गए अब। और आपके पास टोटल फाइनेंसिंग हो गई है 62.4 प्लस 40 प्लस 250। टोटल फाइनेंसिंग का डेट अब कितना परसेंट हो गया है? 29.0। सर इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपनी गियरिंग बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका वैक रिड्यूस होता चला जाएगा। क्यों? आपकी फाइनेंसिंग में अब ये जो 40% की फाइनेंसिंग है सर, उसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो आपको 1 मार्क्स का लिखना है, आपके नंबर बन जाएंगे। मेरी मानो इसको कॉपी करके ना 3 लाइनें अंग्रेजी की लिख लो। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि यार अंग्रेजी लिख के मुझे व्हाट्सएप करना। नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो ऐसा यार मेरे दोस्त, ना कर। बिजी थे, टाइम नहीं मिला। लिखना क्या है? यही तो चाह रहा हूं मैं। कुछ भी लिखो यार, कुछ भी लिखो, बट लिखो तो।
एग्जाम में कैसे लिखेंगे यार, फंस जाएंगे ना। मैं जब भी तो कह रहा हूं कुछ भी लिखो, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा ना यार। बात समझे भाई। इसके अंदर ना एक मार्क्स कमेंट का है, तो कमेंट में मैंने बोला कि सर आपके पास जो वैक है वो रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी गियरिंग बढ़ा दी है। पहले गियरिंग कितनी थी आपके पास? 19%। अब कितनी हो गई आपके पास? 29%, क्योंकि आपने नया डेट इंट्रोड्यूस करा दिया। और इस डेट की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 6% है। तो ओवरऑल तो आपका वैक गिरेगा, कम होगा। एग्रीड? ये आपने कमेंट करना था। तो मैंने बोला सर, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बोला था कि सर आप लोग इसकी कमेंट्री लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, लेकिन नहीं किया। सर यार ये गलत है ना, ये गलत है। तो यार इसका ना ये लिख लो कमेंट सही। इसके नीचे आप ना 5 लाइनें छोड़ दो। सर गेयरिंग का फॉर्मूला बताएंगे आप? डेट डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंसिंग, यानी कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। अच्छा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी होता है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी भी होता है। तो जो चाहे कर दो, मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग ये कॉपी करो और 4 लाइनें छोड़ दो, लेकिन घर जाके उसको सुकून ठंडे दिमाग से लिख के ना मुझे व्हाट्सएप करना। क्या होगा? गलत होगा ना ज्यादा यार। फिर मैं आपको ना इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। देखो अंग्रेज ने ना ये लिखा है, हम लोग एग्जैक्ट तो वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उस जैसा टूटा फूटा तो लिख देंगे ना यार। इसलिए मैं आपसे अभी सोल्यूशन शेयर नहीं कर रहा। तो वरना आप क्या करोगे? वरना आप लिखोगे नहीं, आप बस सोल्यूशन पढ़ लोगे। चले सर आगे बढ़े। सर क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन शेयर करते हैं। 21 के मुझे व्हाट्सएप करना, भेजता हूँ। अभी बताता हूं, अभी बता देता हूँ। और टाइम कौन सी है? जून 9। एक सेकेंड, उसका बैक कितना है? जून 9 मेरे पास आंसर को लिया है। और सर बैक है इसका क्वेश्चन नंबर ए का 11.2। नहीं, गलत आ रहा होगा, मुझे बताइए। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ रही है? के सही है, फिट है। और KD1 माइनस टी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 6 आ रहा है मेरा। आपने कैश फ्लोज कितने लिए हैं? 94.74 लिए, माइनस 7 है, 5% लिया और 9% लिया। 5% और 9%। खैर, और कैश फ्लोज क्या लिया आपने? एयर 0 पे क्या लिया कैश फ्लो? 94.74 सही है। और 1 से लेके 7 साल तक 4.9। 7 ईयर्स लिए ना। हां 7। और रिडीम कितने पे करा रहे हो? सही है, फिर वो राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा। ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो है 12.6। 126 है। हां 126, सॉरी। सही है। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड? और वो है 2368500। नहीं, मार्केट वैल्यू सिर्फ बॉन्ड मार्केट वैल्यू बॉन्ड 14.211 है। सॉरी। हाँ डी ये डी। हां ठीक है, तो वो डी बता। कैसे? कितना बता रहे हो? 23685। ना कि कैसे किया? 15 मिलियन की बॉन्ड है, हां डिवाइड बाय 100 से किया होगा, मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू 94.74। तो कितना आंसर आ रहा है? 23685। नहीं यार, $14 दिखा रहा है। 14 मिलियन। ढाई सौ थोड़ी है। कितना है? सवाल होना। नहीं होगा नहीं। सही कह रहे हो आप। 15 है ना? 15 मैंने गलत देखा था। तुमने कौन सा ले लिया? मैंने 25 ले लिया। 25 कौन सा वाला? 25 तो उसका सम है यार। अबे यार लाइन ही नहीं खींची हुई ना सीधी। सही है, ठीक है। लाइन नहीं खींची ना सीधी। ये मसला है यार ACC के पेपर में ना, ये है। ये ना वो टेबल बना के दे देना तो मसला ना हो। वो ज्यादा हाँ ये ना एक है अच्छा आपने भी गलती पकड़ ली। ये वरना साला ना मतलब इसकी एग्जाम है वो तो खैर पर्चो वाला पेपर नहीं होता, वरना मतलब स्केल रख के ना वो खींचना पड़ता था कि किसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है। सही कर लोगे? मुझे व्हाट्सएप करना, मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा इसकी ना PDF फाइल। सही है, शाम तक कर देना तो मैं ना घर पहुंचूंगा 10 साढ़े 10 बजे ना, तो मैं सोल्यूशन इसका शेयर कर दूंगा। सही है। अच्छा इसका जो पार्ट बी है इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, कौन सा है? पार्ट बी है या पार्ट बी ना करो। बचा ये है कि पार्ट बी के अंदर ना टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी है, ये हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर है।
वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसकी तुमने ग्रोथ रेट निकाला, क्या निकाला है? मैंने ग्रोथ रेट निकाला ना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल 4.5%। नहीं ये असल में ये भी नहीं करो जो मैंने क्लास से नहीं कराया था ये ना, इसका बस वैक निकाल लो। वैक आ रहा है लड़के 11.2। तुमने नहीं किया? मैंने दिया भी नहीं था ना शायद। आज दूंगा मैं कुछ होमवर्क, सही है? चलो आप ये कर लेते हैं। चले सर आगे बढ़े, सर आगे बढ़े। भाई इसकी कमेंट्री लिखनी है, अंग्रेजी लिखनी है। मैं इसकी मार्किंग स्कीम बताता चलो आप लोगों को ना, मार्किंग स्कीम बहुत जरूरी है भाई। सर मार्किंग स्कीम बताते चले तो सर कैलकुलेट ग्रोथ रेट निकालने के, ग्रोथ रेट मैंने मिटा दिया, ग्रोथ रेट निकालने का 1 मार्क्स था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 मार्क्स थे, के निकालने के, मार्केट वैल्यू के 1 मार्क्स थे, ये मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू 1 मार्क्स था इसका, वैग निकालने का पुराना वाला वैग निकालने के 2 मार्क्स थे। करेक्ट यूज ऑफ टैक्स एज रिगार्ड ऑफ द न्यू डेट और IRR और कॉस्ट ऑफ डेट 3 मार्क्स है। नया वाले का कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के 3 मार्क्स है। तोड़े इसने कैसे हैं? इसका 1 मार्क्स तोड़ा, इसका 1 मार्क्स तोड़ा और इसका 1 मार्क्स तोड़ा। इसने यूं तोड़ा इसको कि बीच में अगर बच्चा गलती कर जाएगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। और नया वाला वैग निकालने के 2 मार्क्स थे और कमेंट का 1 मार्क्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो लग रहा है इंशाल्लाह मार्क्स बन जाएंगे हमारे अच्छे। चले सर कैलकुलेशन में तो पूरी दुनिया के मार्क्स बन जाते हैं, सारा खेल होता है थ्योरी वाले का जो कि आप नहीं लिख रहे हो। चले सर इसका बी पढ़े, बी अंग्रेजी भी तो करनी है ना थ्योरी। जी सर आगे बढ़े। सर इसका बी पार्ट पांच पॉइंट। चले सर इसका जो बी पार्ट है, सर इसका जो बी पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस। डिस्कस का मतलब अंग्रेजी, 2-3 लाइनों की अंग्रेजी। ब्रीफली द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड बॉन्ड। सर अंडरलाइन करें मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड बॉन्ड। सर क्या मतलब? सर क्या मतलब? सर हमारे पास यहाँ पे 2 बॉन्ड है। हमने बोला सर यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड है। हमने बोला जनाब यहाँ पे हमारे पास 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? $104 दिखा सबको। हमने बोला सर हमारे पास यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड। ऐसा ही है सर। ओल्ड बॉन्ड का जो मार्केट वैल्यू है, अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन से लिंक नहीं कराया, इस क्वेश्चन से लिंक नहीं है, ये इन्होंने जनरल डिस्कशन की है, लेकिन मैं क्वेश्चन से जरा डिस्कस कर लेता हूं। सर ओल्ड बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? $104। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और सर नए बॉन्ड की कितनी चल रही है? अभी इशू किया इन्होंने पार पे तो $100। सर ये चेंज क्यों होती है, सेम क्यों नहीं है? ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है जनाब? आइडेंटिफाई। सर वजह बताइए और डिस्कस भी करें। ब्रीफली द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मार्केट वैल्यू एंड ट्रेडेड बॉन्ड। सर कितने? 5 मार्क्स का है तो सर मुझको 5 पॉइंट बतलाइए। 1 2 3 4 और 5। सर 5 पॉइंट बताएंगे। सर सुने एग्जाम में करना कैसे, बराए मेहरबानी। 5 मार्क्स का 5 पॉइंट लिखोगे, हेडिंग बनाई छोटी सी नन्ही मुन्नी, 3-4 लाइन अंग्रेजी की, नन्ही मुन्नी से एक हेडिंग बनी, सही है, 3-4 लाइन अंग्रेजी के, इसी तरह से करेंगे मार्क्स बन जाएंगे। सर मुझे 5 वजूहात बताएं सर क्यों चल रहा है, बताइए सर। वजह हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा इस सवाल से लिंक नहीं है, ये जनरल डिस्कशन है। उसने सवाल से लिंक नहीं करा, उसने ये नहीं बोला कि AQR कंपनी का क्यों हो रहा है, उसने ये नहीं बोला, इसने बोला नॉर्मल बताइए, जनरल डिस्कशन है। सर जनरल डिस्कशन बताइए।
क्यों मार्केट वैल्यू चेंज हो रही होगी? सर कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से। सर कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से, कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से, बिल्कुल ऐसा ही है सर। क्या बोलेंगे कि जनाब अगर तो एक बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि उनका क्या है, सामने वाली पार्टी का क्या है, रिटर्न, सामने वाली पार्टी का क्या है, रिटर्न, इसका मतलब है मार्केट वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और कौन सा इंपैक्ट होगा? सर सुने, एक बात बताएं भाई, एक बात बताएं, अगर इस बॉन्ड में, अच्छा इस सवाल से लेंगे, जनरल डिस्कशन है सवाल, अगर इस बॉन्ड में कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं है कि हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस बॉन्ड में कन्वर्ट का ऑप्शन है, चाहे तुम कैश ले लो, चाहे तुम मुझसे जना शेयर्स ले लो। सर हकीकत में आप क्या खरीदने के लिए जाओगे? ये लेने जाओगे। सर यहां पे दुनिया पहुंचेगी लेने के लिए, मार्केट की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। एग्रीड? तो मैं कह सकता हूं सर एक और ऑप्शन है मेरे पास कि सर किसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन है। अगर कन्वर्टेबल ऑप्शन होगा तो सर इसका मतलब है लोग इसको लेने भागेंगे। मानते हो? एग्रीड? और सर ये रिडीम, एक सेकेंड सर, ये रिडीम हो रहा है पार पे, अज्यूमिंग, इस सवाल से लिंक नहीं है, ये रिडीम हो रहा है किस पे? उठा लो, घर से तो नहीं है। ये रिडीम हो रहा है किस पे? पार पे। ये रिडीम हो रहा है सर पार भी और 5% प्रीमियम भी। लोग किसको लेने भागेंगे? इसको लेने भागेंगे। बात मानते हो? इसकी मार्केट रेट ज्यादा होगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? तो मैं कह सकता हूं सर रिडेम्पशन वैल्यू, अगर तो रिडेम्पशन चेंज है तो सर मार्केट वैल्यू चेंज होगी। लॉजिक क्लियर? बेसिकली हमने जेनेरिक अजम्पशन रखी है, रिडेम्पशन वैल्यू अगर चेंज होगी, हाँ तो मार्केट वैल्यू चेंज होगी हर बॉन्ड की। सही जनरल लिखना है। और लड़के सर इसमें हम डिमांड की बात कर सकते हैं कि बॉन्ड की जो फॉर एग्जांपल इसकी मार्केट वैल्यू 104 है, उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड कैसे? थोड़ा एलिब्रेट करो। और सर मैं कह सकता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंटरेस्ट दे रहा है महीने महीने, ये इंटरेस्ट देता है साल के एंड पे। बात समझ आई? सर ये देता है इंटरेस्ट महीने महीने, ये इंटरेस्ट देता है साल के एंड पे। सर कौन से लेंगे हम? महीने महीने देता है। इसका मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट भी एक फैक्टर होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट का भी एक फैक्टर होगा। मानते हैं? सर ये बॉन्ड 5 साल का, ये बॉन्ड 20 साल का। ये बॉन्ड कितने साल का? 5 साल का। ये बॉन्ड कितने साल का? 20 साल का। तो सर लोग इधर लेने के लिए जाएंगे, 5 साल में अपने प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। एग्री करते हो? तो मैं कह सकता हूं सर टेन्योर या मैच्योरिटी कितने अरसे का है? एक और लिख देते हैं, छठा सर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड या फिर वेरिएबल। सर ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ये फिक्स या फिर वेरिएबल। सुनिएगा, थोड़ी सी आगे की बात कर रहा हूं आपसे, पढ़ेंगे आप लोग आगे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। सर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? शरह सूद। सर ये कौन डिसाइड करता है? आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जब हम लोग फॉरेक्स पढ़ेंगे तो फिर मैं लंदन की बात कर लेंगे। सही, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला जनाब अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आपके जो पैसे को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कौन कर रहा होता है सर? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सर सुनिएगा, कॉन्सेप्ट दे दूंगा, अभी मस्त हो जाएगा। हमने बोला सर आपके पास जो बड़े बैंक है, मैं 2-3 के नाम ले लेता हूं, HBL, UBL, ABL, खैर मीजान ही बहुत बड़ा हो गया, मीजान बैंक। अच्छा जी, मीजान बैंक इन्होंने बोला कि सर आज आपके पास बंदा आएगा, आप उसको पैसे, उसको आप जो ना इंटरेस्ट कितना, आप उसको पैसे दोगे कितने इंटरेस्ट के ऊपर? स्टेट बैंक ने लोगों से पूछा कि सर आप मुझे बताइए, अगर आपके पास आज बंदा आएगा 1 साल के पैसे उधार में लेने के लिए, तो आप कितने % पे दोगे? इसने बोला सर मैं दूंगा 12% पे, इसने बोला सर मैं दूंगा 11.9% पे, इसने बोला सर मैं दूंगा 12.15% पे, इसने बोला सर मैं इतने पे दूंगा।
कितने पे दूंगा? इतने पे दूंगा, जो अंदाज मेरे पास आएगा। डन हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने किसको जमा करा दी? सर ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने डे स्टार्ट पे स्टेट बैंक को दे दी। स्टेट बैंक कौन होता है सर? आपका वो बैंक जो कि पूरे आपके बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। इसने इनको एवरेज किया। इसने क्या किया? इन सारे बड़े बैंकों के जो आज का रेट है उसको एवरेज किया, उसको नाम दे दिया काइबोर का। क्या मतलब? काइबोर का मतलब क्या है? कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। कि सर ये रेट है आज का। आज जो बंदा लोन लेने के लिए जाएगा 1 साल के लिए, उसको कितना रेट देगा सर? एवरेज कर लिया इन्होंने। एवरेज करके स्टेट बैंक ने इसका एवरेज कर दिया और इन्होंने बोला सर फॉर एग्जांपल 12%। कितना? 12%। एक कंपनी आई ए लिमिटेड। ए लिमिटेड पहुंची इसके बाद लोन लेने के लिए एबीएल वाले के पास। हाँ भाई क्या रेट कोट करोगे, कितना इंटरेस्ट दोगे? उसने बोला सर एबीएल वाले ने कि सर आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा काइबोर प्लस 0.15%। काइबोर कितना? 12 और सर मैं आपसे 0.1 लूंगा, 12.15% लूंगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर काइबोर डेली बेस पे चेंज हो रहा होता है। द काइबोर डेली बेस पे चेंज हो रहा होता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर एक और रेट होता है जिसको मैं स्टेट बैंक हमारा अनाउंस करता है। एक और रेट होता है जो हमारा स्टेट बैंक अनाउंस करता है जिसको आप लोग डिस्काउंट रेट बोलते हो, जो कि कल अनाउंस हुआ है। हर 2 महीने के बाद स्टेट बैंक अनाउंस कर रहा होता है। अभी हमारे पास कितना चल रहा है? शायद 15% चल रहा है। 15%। सर ये क्या होता है? ये स्टेट बैंक अनाउंस करता है, वो बोलता है भाई तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मुझसे आके ले लेना। कितने परसेंट पे? 15% पे। इसका मतलब है काइबोर इससे ज्यादा ही होगा, कमाएंगे ना ये लोग। ये अगर इससे पैसे लेगा, कितने लेगा? 15% के ऊपर। तो सर ये इससे ज्यादा रखेंगे। लेट सपोज सर ये इससे लेट सपोज डिस्काउंट रेट चल रहा है 10%। तो सर बैंक वाला इतना बड़ा सेटअप लेके चला रहा है, सर कुछ तो कमाएगा ना यार। मैं स्टेट बैंक के पास नहीं जा सकता लोन लेने के लिए, मैं जाऊंगा इनके पास। इन्होंने बोला सर मैं आपको दूंगा काइबोर प्लस 15% के ऊपर। एग्री करते हैं? ये कहलाता है सर वेरिएबल रेट के ऊपर। काइबोर चेंज होता रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। काइबोर चेंज होता रहेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। एग्री करते हैं? ओके जी। ये कौन सा हो गया सर? वेरिएबल। ए लिमिटेड गया दोबारा से एचबीएल के पास। हमने बोला सर मुझे बोरिंग करनी है, बताओ क्या होगा? एचबीएल ने बोला दुनिया की इधर की उधर हो जाए भाई, तू 12% मुझे इंटरेस्ट दियो, फिक्स परसेंटेज। डर हो गई बात? लॉक हो गई। अब इधर आ जाइए सर। मैंने इनका रखा हुआ था काइबोर प्लस 5%, काइबोर प्लस कुछ %। इसने बोला सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सूद मिलेगा 13% का। इसको कितना मिलेगा? 13%। इसने बोला सर जो काइबोर चल रहा होगा उसका 0.15 0.25 बना। काइबोर हो गया 17%। किसका फायदा? इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लोग ये लेने भागेंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, काइबोर कम हो गया, 6-7% के ऊपर हो गया। इसका तो फिक्स चल रहा था 11-12%, लोग ये लेने के लिए भागेंगे। एग्री करते हो? तो इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रेट से इंपैक्ट पड़ता है। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? सर जो ज्यादा रिटर्न पे करेगा हम तो वो लेने के लिए भागेंगे। सर बैलेटिंग हुई है प्लॉट की बैलेटिंग हुई। किसी का प्लॉट निकल आया कॉर्नर का, किसी का निकल आया सेंटर का। सर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? कॉर्नर वाले की ज्यादा होगी सर। चीज दोनों सेम ही है। सर एक बात बताइए, जो इंटरेस्ट रेट बैंक से मिलता है वो भी काइबोर प्लस कुछ मिलता है? काइबोर प्लस कुछ मिलता है। सही। हम लोग लेने के लिए जाएंगे, हम बोलेंगे सर काइबोर प्लस 1%, 2%, 3%। नहीं, अगर हम पैसा रखवा दें बैंक में तो नहीं, फिर हमें फिक्स देता है वो। फिक्स है। लेकिन वो लेट्स सपोज हमने बैंक में रखवाना है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ना, एचबीएल के ऊपर, तो वो हमें फिक्स देता है। सही। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे जना वो चाहिए, वेरिएबल की परसेंटेज में चाहिए। उसमें रख लिया, इस्लामिक में रख लिया, मिजान में रख लिया, तो वो काइबोर प्लस दे रहा होता है। कॉपी कर लें सर इसको। सर ये 6 बुलेट आपने लिखने हैं यार, इसकी अंग्रेजी ना, इसकी अंग्रेजी भाई लिखनी है, मुझे व्हाट्सएप कर देना है। इंटरेस्ट रेट वेरिएबल या फिक्स? इंटरेस्ट रेट वेरिएबल या फिक्स? भाई ये लिख लेना 2-3, ये लिख के मुझे भेजोगे तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजूंगा कि गोरे ने क्या लिखा है इस पे।
ताकि इसी बहाने ना आप लोग की लिखने की आदत भी पड़ जाएगी। चले सर आगे बढ़े। थर्ड रिक्वायरमेंट, discuss the director view that issuing traded bond will decrease the weighted average cost of capital AQR and thereby increase the market value of the company। चलें सर ये भी तो डिस्कस कर दीजिए। ये अब इसने क्वेश्चन से लिंक किया है, तो हमें अब जनरल बातें नहीं करनी है, हमने क्वेश्चन से लिंक करके बातें करनी है। 8 मार्क्स का भैया, 8 मार्क्स का। चले सर, क्या कहानी है सर? डायरेक्टर फरमा क्या रहे थे? डायरेक्टर को क्या फरमा रहे थे? कह रहे थे सर अगर तो मैं नया बॉन्ड इश्यू करूंगा, अगर तो मैं नया, ये फरमा रहे थे कि अगर तो मैं न्यू बॉन्ड इश्यू करता हूं, मतलब ये कह रहे थे कि अगर तो मैं गियरिंग अपनी बढ़ाता हूं, ये कह रहे थे नया बॉन्ड इश्यू करूंगा, तो सर इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि वैक मेरा कम होगा। सर वैक कम होगा तो शेयर प्राइस, मतलब मार्केट की वैल्यू, मतलब सर शेयर प्राइस बढ़ेगी। ये कहना चाह रहे थे सर। ये कह तो सही ना, सही है, लेकिन सर कह रहे इसको डिस्कस करें। हाँ बढ़ेगी, बताता हूं सर। ये कह रहे हैं इसको जरा डिस्कस तो कर दीजिए कि क्या कह रहे हैं। आइए सर पहले बुलेट में आप क्या लिखोगे? सर पहले बुलेट में आप लिखेंगे कि अगर तो पहले बुलेट के अंदर हमने बोला सर अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर गियरिंग बढ़ाई है तो आपका वैक कम हुआ है, बढ़ाइए, ऐसा ही है। आपकी गियरिंग सर कितनी थी? मैंने यहां पे लिखा था ना कमेंट के अंदर, 19 पॉइंट कुछ आ रहा था, 19.89 ऐसे कुछ था। पुरानी वाली कितनी थी गियरिंग? हाँ सर, अगर तो आपने अपनी गियरिंग 19.17 से बढ़ा के कितनी कर दी थी? 19.97 से बढ़ा के अगर 29.06 आपने कर दी है गियरिंग, तो सर आपका वैग 10.98 से कम होकर 10.4% हो गया था। ऐसा सर एक तो पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा। सर क्या लिखेंगे कि सर कंपनी ने अपनी गियरिंग बढ़ाई है और इसका वैग कम हो गया है क्योंकि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट आया है नया वाला, सर वो कितना आया है? 6% का, 6% का, क्योंकि जनाब ये मेरे पास जो बॉन्ड होल्डर होते हैं मुझसे कम इंटरेस्ट मांग रहे होते हैं एज पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस सर इसके ऊपर टैक्स सेविंग भी तो होती है, तो मेरे तो फायदे हैं। मानते एक पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, एक पॉइंट तो हम लिखेंगे। सर दूसरा सही बात है, व्याज की थ्योरी का सवाल है, उसमें हम गियरिंग को इंक्लूड करेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है ना यार, कॉन्सेप्ट। सर दूसरा मुझे एक बात बताइए, अगर तो वैग कम होगा, सर अगर तो वैग कम होगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगी। भैया ये कैसे? ये तो एलिब्रेट करें थोड़ा, डिस्कस करना है ना यार। क्या वो सही कह रहा है? सर क्या तो सही रहा है, सुनिए कैसे लड़के सुने। मैंने बोला सर कंपनी ने एक जगह इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसिंग उसने अरेंज की $1 लाख की, और उसने $1 लाख इन्वेस्ट कर दिए। सर इसके ऊपर वैग कितना? हमने बोला सर इसके ऊपर वैग है 10%। वैग कितना? 10%। इसने जहां इन्वेस्ट किया सर वहां से रिटर्न आया 12%। कितना रिटर्न आया? 10% तो लोग को दे देगा, शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को बच कितना जाएगा? सर इसके पास अपनी बचत कितनी हो जाएगी? 2%। कह सकता हूं मैं
कंपनी ने कितना पैसा रोक लिया अपने पास, इनको डिविडेंड भी देने के बाद, इंटरेस्ट भी देने के बाद कितना रोक लिया, 2%। इसका मतलब ये इसकी रिटेन अर्निंग हो गई। अगले साल इससे तो रिटर्न आएगा। ये जो 2% की बचत हो गई है, ये कहीं इन्वेस्ट करके कंपनी मजीद कमाएगी तो अगले साल कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा आएगा। मानते हो सर प्रॉफिट बढ़ रहा है, बोले तो डिविडेंड भी बढ़ रहा होगा। फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मेरी करंट शेयर प्राइस होती है। अगले साल फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, क्यों प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सर डिविडेंड भी बढ़ेगा। लॉजिक क्लियर हो रही है सर? फ्यूचर का अगर डिविडेंड बढ़ रहा है तो कंपनी की करंट शेयर प्राइस भी बढ़ रही होगी। एग्री करते हैं? मैंने बोला सर अगर तो वैक और कम कर दो 9%, तो बचत अब मेरी कितनी होगी 3%, तो सर कंपनी की शेयर प्राइस मजीद बढ़ेगी। अगर वैक और कम कर दो सर 8%, अब मेरी बचत कितनी हो रही है 4%, इसका मतलब कंपनी का अगले साल का प्रॉफिट और आएगा। इससे तो आएगा जहां 4% आपने बचा ली हो, 4% भी तो कहीं लगाओगे ना यार। बैंक में सूद पे रख दिया, फिक्स डिपॉजिट पे रख दिया, कहीं भी रख दिया पैसा, तो सर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, तो सर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती चली जाएगी। बात मानते हैं सर? किसी का एतराज? अंग्रेजी लिख लेंगे 2-3 लाइनों की। सर एक और बुलेट, तीसरा सर इसके अंदर हम इग्नोर करके चल रहे हैं। क्या चीज? फाइनेंशियल रिस्क। डायरेक्टर को ये भी तो बताइए कि सर आप अपनी गियरिंग बढ़ा रहे हैं तो कंपनी का इक्विटी बीटा भी तो बढ़ जाएगा। सर गियरिंग अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सर आपका फाइनेंशियल रिस्क भी तो बढ़ेगा। सर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी बीटा भी तो बढ़ेगा। मानते हैं सर? इक्विटी बीटा अगर बढ़ेगा तो जनाब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो बढ़ेगी। शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगेंगे ना भैया। मानते हैं? डन हो गया। और सर एक पॉइंट और बता दें। एक और पॉइंट सर, एक और होता है मेरे पास MM थ्योरी, ये हमने पढ़नी है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये लिख लें, जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा तब हम बात करेंगे इस पे। चले सर डन, ये आप लिख लेंगे। अगले सवाल पे चले सर। अगला सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अगला सवाल सर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 28 दिसंबर 2013 का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2। चले सर सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जनाब? रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर के ही निकालना है। कौन से मॉडल से? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। 3 मार्क्स का। डिस्कस वेदर द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और द CAPM should be used to calculate the cost of equity। सर कौन सा मॉडल यूज किया जाए? ठीक है सर लिख लेंगे। दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान भी हैं। फिर ये बोल रहा है जनाब कैलकुलेट द वैग निकालना है आपने आफ्टर टैक्स। सर हम आफ्टर टैक्स ही करते हैं। ऑफ कार्ड कंपनी यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर तो आप यही कितना लेंगे 12%। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कार्ड कंपनी फॉर द प्लान्ड जॉइंट वेंचर। ठीक है सर। डिस्कस वेदर द चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कैन लीड टू द रिडक्शन ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द। सर सेम वही थ्योरी है जो अभी हमने पढ़ी है। सेम वही थ्योरी बार बार रिपीट हो रही है। देखते हैं सर। कार्ड कंपनी हैज एन इश्यू ऑफ 8 मिलियन शेयर विद एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस। सर शेयर मेरे पास कितने हैं? सर शेयर मेरे पास कितने हैं सर? 8 मिलियन और मार्केट प्राइस कितनी है इसकी? 7.16। डिविडेंड ऑफ 62 सेंट, डॉलर में पढ़ूंगा तो 0.62 पर शेयर फॉर 2013 हैज जस्ट बीन पेड। सर अभी अभी आपने डिविडेंड कितना पे कर दिया है? आपने पे कर दिया है सर 0.62 का। द पैटर्न ऑफ द रीसेंट, सर अभी का रीसेंट का डिविडेंड आपको दे रहा है, बोले तो ग्रोथ रेट निकल आएगी। कार्ड कंपनी आल्सो हैज एन इश्यू ऑफ 8.5% बॉन्ड।
रिडीमेबल इन 5 years टाइम विद अ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ $5 million। ठीक हो गया। तब मार्केट वैल्यू ऑफ $100 बॉन्ड, यानी कि पार वैल्यू कितनी है 100 बॉन्ड, और मार्केट में कितने का चल रहा है सर $103.42 का। रिडेम्पशन होगी सर मेरे पास विल बी एट नॉमिनल वैल्यू। Card company is planning to invest a significant amount of money into a joint venture in a new business area. It is identify a proxy company which is a similar business risk to the joint venture. सर क्या कह रहे हैं, इनका इन्वेस्ट करने का इरादा हो रहा है किसी और बिजनेस सेक्टर में, यानी कि वो हमारा बिजनेस नहीं है। दोबारा पढ़ लो मैं, कार्ड कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द जॉइंट वेंचर इन अ न्यू बिजनेस एरिया। यानी कि अगर हम लोग सीमेंट में काम कर रहे हैं तो ये लोग रिफाइनरी में काम करना चाह रहे हैं। It has been identified a proxy company of a similar business risk। सर हमारा बिजनेस अलग और इनका बिजनेस रिस्क अलग। Business to a joint venture. The proxy company has an equity beta। सर जो दूसरी कंपनी है उसका इक्विटी बीटा कितना है 1.038, फाइनेंसिंग 75% by equity and 25% of debt। सर यानी कि मुझे उसका एसेट बीटा निकालना पड़ेगा। सर हमने ये पढ़ा हुआ है। करंट रिस्क फ्री रेट है मेरे पास 4%, एवरेज इक्विटी रिस्क प्रीमियम है मेरे पास 5%, द कंपनी पे टैक्स रेट है मेरे पास 30% और कंपनी का इक्विटी बीटा है 1.6। सर पहली रिक्वायरमेंट है मेरे पास, मुझे के निकालनी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। नंबर ए पॉइंट, सर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने के निकालनी है कौन से मॉडल से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। सर मैंने के निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, ऐसा। हाँ जी सर, कैसे निकालते थे के? सर अगले साल का डिविडेंड, आज की शेयर प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। जी सर मुझे आज का डिविडेंड दे रहा है कितना 62 सेंट, बोले तो 0.62। ग्रोथ रेट के लिए सर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करंट शेयर प्राइस मुझको दे रहा है सर, मुझे एक्स डिविडेंड चाहिए और एक्स डिविडेंड ही दे रहा है 7.16 प्लस ग्रोथ रेट। मुझे ग्रोथ रेट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रोथ रेट सर कैसे? मैंने बोला जनाब ग्रोथ रेट का फॉर्मूला में याद था, नहीं आता तब भी हम संभाल लेंगे। इन्होंने डिविडेंड दिया 0.551 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। सर कितने साल करो हुआ 1 2 3 पावर 3 इज इक्वल टू, और कहां तक पहुंच गया 62 सेंट। डॉलर में बोलूंगा तो 0.62। सर मैथमेटिकली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा? सर इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सर ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था? एन लेटेस्ट डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड -1, ऐसे भी कर सकते हैं। G इज इक्वल टू 3 साल, लेटेस्ट डिविडेंड कितना सर मेरे पास 0.62, पुराना डिविडेंड कितना 0.551 -1। जी सर ग्रोथ रेट बता पाएंगे? 4%, 0.62 1 प्लस 0.4% डिवाइडेड बाय 7.16 प्लस 4%। जी सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? चलिए सर आगे बढ़े। भाई नंबर बी में क्या फरमा रहे हैं? सर नंबर बी थियोरिटिकल है, डिस्कस 5 मार्क्स का है, डिस्कस को अंडरलाइन कर लें सर, डिस्कस को अंडरलाइन कर लें। डिस्कस वेदर द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर सुने, डिविडेंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम रिपीट होता है सवाल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सर सारे वही अंग्रेजी वही सवाल।
जी सर ये यूज करेंगे वो यूज करें? सर आइए इसमें लिखेंगे क्या क्या हम लोग बोलेंगे सर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बता रहा होता है? सर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मुझे फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू बता रहा होता है, ऐसा। सर इसके अंदर असम्पशन क्या होती है? सर डिविडेंड का ग्रोथ रेट, डिविडेंड का ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए, असम्पशन है ये, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी है सर, उनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो डिविडेंड कम कर देंगे, प्रॉफिट कम हो गया तो डिविडेंड कम कर देंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर सीएपीएम क्या बोलता है? सर सीएपीएम बात करता है किसके ऊपर? सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। कौन सा रिस्क? सिस्टम, इकोनॉमिक, मईशत के सिस्टम का रिस्क। ये बात करता है सर किसके ऊपर? ये बात करता है सर इक्विटी बीटा के ऊपर। बोले तो ये दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करवा रहा होता है। सर कौन सी दोनों चीजें? बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। बात मानते? बात मानते? ये लिखना है आपने, जनरल डिस्कशन है, कंपनी से लिंक नहीं किया उसने। ये आप लोग यार लिखोगे, आई होप मैं फिर ना इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा कि अंग्रेज गोरे ने क्या अंग्रेजी लिखी है, ताकि ना थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाएगा। हाँ यार जो गोरा लिख रहा है ना वही हम लोग लिख रहे हैं। आगे बढ़े सर। थर्ड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कार्ड कंपनी यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर वह कैलकुलेट करना है और के ही आप ले ले सीधा सीधा 12%। पंचायत ही नहीं पाली ना। स्टार्ट करें सर। वह कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट नंबर सी। सर वह कैलकुलेट करने के लिए मुझको क्या चाहिए? सर मुझे वह कैलकुलेट करने के लिए इस सवाल के बनिस्बत मुझे दो चीजें चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसने बोल दिया सर आप 12% लें, और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ऐसा। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मुझको दिख रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनके पास? 8 मिलियन। मल्टीप्लाई है बिल्कुल जहां पे सवाल शुरू हो रहा है, और एक शेयर कितने का जनाब? 7.16 का। जी सर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर पाएंगे? कैलकुलेटर यहां होता था, नहीं है? 57.28, बिल्कुल ऐसा ही है, 57.28। सर डेट भी तो बताइए भैया, डेट की अंग्रेजी सेकंड पैराग्राफ के अंदर। कार्ड कंपनी हैज आल्सो एन इशू ऑफ द 8.5% बॉन्ड redeemable in 5 years time with a nominal value of 5 million. The market value of each bond. आइए सर, सर कितने डॉलर्स की है मेरे पास? 5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक बॉन्ड कितने का सर? 100 का। डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, मेरे ख्याल से 0.05 मल्टीप्लाई बाय मार्केट में कितने का चल रहा है? 103.42 का। तो सर कितना डॉलर हुए? 5.171 मिलियंस। सर मुझे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? खोरी KD 1 माइनस टी। एयर कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। चले सर। एयर 0 पे करंट मार्केट प्राइस सर कितनी है? 103.42। सर कितने साल का है? 5 साल। 5 साल का। तो 1 से लेके 5 साल तक का इंटरेस्ट सर कितना? $100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना है? 8.5। तो सर कितना हो जाएगा ये? 8.5 आफ्टर टैक्स कर ले सर। टैक्स रेट 30%। रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाला पैरा। चले सर टैक्स आफ्टर टैक्स करिए कितना? 5.9। सर रिडीम कितने पे कर रहा हूं मैं 5 साल बाद? नहीं नहीं, रिडेम्पशन विल बी एट नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। सर किस किस परसेंट पे कैलकुलेट कर रहे हो? 10 और 5 पे कर रहे हैं? 10 और 12 10 और 12 पे।
चले सर, KD 1 माइनस T, KD 1 माइनस T, KD 1 माइनस T, A परसेंटेज प्लस A डिवाइडेड बाय A माइनस B मल्टीप्लाई बाय B परसेंटेज माइनस A परसेंटेज। A का मतलब सर 10 और 12 पे कर रहे हो ना? 8 पे, 8 और आप? मैं 10 और 12 पे कर रहा हूँ क्योंकि 8.5% उसने दिया हुआ है। कर लो, आंसर तो सेम आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा राउंड ऑफ का। खैर है, 10 और 12 पे कर लेते हैं। 10% 12 माइनस 10%। चलिए सर, आंसर बता पाएंगे? वैसे मैंने ये बोला था कि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.5, तो 8.5 को आफ्टर टैक्स कर लें, उसका 2% पीछे 2% आ गया। मैंने ये बोला था ना, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.5% का आफ्टर टैक्स करें तो ये बना सर 5.95, ये बना। इसका 2% पीछे कर लो यानी कि 3 कर लो, और इसका 2% आगे कर लो, 8 कर लो, यूं कर लिया करो। ये ले लो, इससे भी आंसर सेम आएगा। अरे ये भी सही आएगा। वैसे ये कर लिया करो ना, आगे सवालों में ना हम ये करके चलेंगे, इसी का कूपन रेट का आफ्टर टैक्स करेंगे, इसका 2% पीछे 2% आगे, सही है, यूं करके चलेंगे आइंदा से ना। चलो अब ये कर लो कि आंसर तो सेम आता है बस। कितना आ रहा है? मेरा 9.7 आ नहीं सकता, देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर दो, मैं करता हूं। अच्छा जी, 103.42, 103.42। 3.791 multiplied by 5.95 double 2.56 x to the power 5, 0.621 multiplied by 100 62.09 minus 103.42 माइनस का 18.77। यही बना था आपके पास? जी सर। गलत हो गया। 1.12 x to the power minus 5 minus 5.17 3.604 multiplied by 5.95 21.45 1 divided by 1.12 1 divided by 1.12 x to the power 5 0.567 multiplied by 100 56.74 0.74 plus 21.45 minus 103.42 सर ये हो गया नेगेटिव 25.23। ए के लिए मैंने 10% लिया है और माइनस का 18.77 माइनस माइनस प्लस 25.23 25.23 ये हो गया 25.23 माइनस 18.77 5.95
नहीं तो नहीं था कितना आ रहा है? मेरा यानी कि मैं जो 12.8% कितने तो मेरा 4.63 आ रहा है। करना जरा इसको सॉल्व। मैं आंसर सही देख रहा हूँ। कैश फ्लो तो सेम है यार, आना तो चाहिए। सर 4.19 आ गया ना? 4.19 हाँ तो थोड़ा फिर राउंड ऑफ से इन्होंने किया हुआ है 5 और 6% के ऊपर, तो इनका 5.17% आ रहा है। सही है। सही है। कितना आ रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स? 4.1। सही है। हम लोग क्या क्या करेंगे अब? हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट होगा हमारे पास 8.5%, उसको हम करेंगे आफ्टर टैक्स। कितना हो जाएगा ये? 5.95। इसका हम करेंगे 2% पीछे, मतलब 3 और 5 यूं लेके चलेंगे, 3 और 8। वैसे अगर 3 और 8 में करोगे ना तो आंसर थोड़ा ना करीब आएगा। ये यही आ रहा है? नहीं, वो आएगा जो हमारा आंसर है ना सोल्यूशन का, वो आएगा 5.17। तो हम आइंदा सिर्फ सारे सवाल बाकी ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया? चले सर, बैग निकालना है मैंने। सर बैग निकालना है। बैग के लिए मेरे पास कॉस्ट, ये मेरे पास आ गया है 4.19%। चले जी सर, बैग निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरे पास 12%, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है मेरे पास जनाब 57.28 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास कितना है 4.19 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 5.171 डिवाइडेड बाय 57.28 प्लस 5.171। कितना भाई? वैग कितना? $11.35 11.35%। चले सर, डन हो गया। क्या हो गया? नहीं कुछ भी नहीं किया यार। एक सवाल तो और करेंगे इसके बाद यार। एमसीक्यूज कर लेंगे, एमसीक्यू छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे कर लेंगे। चले सर, इसका डी पार्ट। सर इसका डी पार्ट, लेकिन यार ये सारे क्वेश्चन हमने निपटाने हैं ये भैया। हाँ ये करना है लाजमी, ये करोगे पेपर निकल गया इंशाल्लाह। एमसीक्यूज मिला के मैंने 66 सवाल डाल दिए हैं। ये सारे सवाल करोगे, फैक्ट कुछ भी आएगा ना संभाल लोगे। चले सर, रिक्वायरमेंट नंबर डी में क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है जनाब, आपने केई फाइंड आउट करनी है। और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्या मतलब है सर? क्या मतलब सर? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि सर हम लोग अपना सेक्टर चेंज कर रहे हैं, हम लोग अपना सेक्टर चेंज कर रहे हैं। सर ये कौन से सेक्टर में है? सर पता नहीं किसमें,
पता नहीं किसमें, लेकिन अपना बिजनेस सेक्टर ये लोग चेंज करना चाह रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ इसका है, कार्ड कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इनटू अ जॉइंट वेंचर इन अ न्यू बिजनेस एरिया। सर मैं बोल रहा हूं यहां पे कौन सा सेक्टर है मुझको नहीं पता, मैं लिख रहा हूं सर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और यहां लिखता हूं सर मैं क्या चीज, न्यू बिजनेस। समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। सर ये फार्मा में काम कर रहे हैं, मतलब दवाई बनाने वाले, और ये लोग कहां जाना चाह रहे हैं सर? फॉर एग्जाम्पल ये लोग सीमेंट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए नहीं लिखा हुआ इन्होंने सेक्टर, लेकिन मैं परस्यू कर लेता हूं आगे। It has been identified a proxy company which is a similar business to the joint venture. A proxy company has an equity beta. सर ये जो न्यू बिजनेस एरिया है पता नहीं कौन है, एबीसी कंपनी, XYZ अला बला, हम लोग कौन सी कंपनी है सर? सर हम लोग हैं कार्ड कंपनी, और इन्होंने कोई XYZ कंपनी का डेटा पकड़ा। सर क्या डेटा पकड़ा? इन्होंने बोला जनाब इसका जो इक्विटी बीटा है, इस कंपनी का जो इक्विटी बीटा है सर वो कितना है? 1.038, और हमारा इक्विटी बीटा कितना है सर? सर हमारा इक्विटी बीटा है 1.6। आगे सर इसका जो डेट टू इक्विटी है इन्होंने रेशो दिया हुआ है सर, डेट टू इक्विटी ऐसा ही है सर। इनका डेट टू इक्विटी कितना है? ये बोल रहे हैं जनाब, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा पहले डेट और फिर इक्विटी। इसका मतलब पहले डेट कितना है इसके पास? 25% ऐसा, और इक्विटी कितना मेरे पास? 75% ऐसा। चले सर मुझको केई कैलकुलेट करना है, सर मुझे केई कैलकुलेट करना है। आइए इस नए प्रोजेक्ट का, नए बिजनेस का सर सुनेंगे कैसे कैलकुलेट करते थे। रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। सर रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है सवाल के अंदर? 4% ऐसा जनाब। मार्केट रिटर्न एवरेज, इक्विटी प्रीमियम दे रहा है, बोले तो दोनों को माइनस करके दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय सर इक्विटी बीटा। सर ये वाला चला दूं भाई लोग, 1.6 वाला चला दूं? नहीं सर ये तो कौन से बिजनेस का? एग्जिस्टिंग बिजनेस का। ये लोग जाना का चाह रहे हैं नए बिजनेस के अंदर, सर इसका चला दूं 1.038? नहीं सर ये भी नहीं चला सकते। इसके अंदर बिजनेस रिस्क तो सही शामिल है नए वाले का, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क इसका शामिल है। सर क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एसिड बीटा निकालना पड़ेगा। याद है ना मेरी बातें? सर हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका एसिड बीटा। सर कैसे निकालते थे? फॉर्मूला याद है? है भाई लोग, एसिड बीटा हम लोग कैसे निकालते थे? बोलो लड़के। एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट आफ्टर टैक्स। ऐसा सर मैं कौन से सेक्टर का निकाल रहा हूं? इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिए अपनी तरफ से सीमेंट का। सवाल में नाम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया आसानी के लिए। सर इक्विटी बीटा कितना है इस कंपनी का? 1.038 मल्टीप्लाई बाय जनाब इसकी गियरिंग कितनी है? डेट कितना है? 25। इक्विटी कितनी है मेरे पास? 75। आफ्टर टैक्स रेट कितना है? 30%। जी सर क्या मुझे एसिड बीटा बता पाओगे? यस बॉस। सर क्या मुझे एसिड बीटा बता पाएंगे? जीरो पॉइंट 8 चले सर 0.84। सर कितना? 0.84। सर लिख दो यहां पे? नहीं सर
ये तो उस कारोबार का रिस्क आ गया, एसेट बीटा तो बिजनेस रिस्क होता है, इसको अपनी गियरिंग में तो डालो, इसको अपनी गियरिंग में तो डालो। आइए सर क्या करेंगे अब हम, सर कारोबार का एसेट बीटा आ चुका है, कितना आ चुका है 0.84। मुझे इक्विटी बीटा निकालना है, हमारी गियरिंग क्या चल रही है सर, ये लिखी हुई है, ये डेटा उठा ले, यही है, दोबारा बार बार क्यों निकाले सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास 57.28, 57.28 प्लस डेट कितना है मेरे पास 5.171 आफ्टर टैक्स। ऐसा सर मुझे बताएंगे इक्विटी बीटा कितना। पॉइंट 0.89। चले सर के कितना, हाँ भाई लड़के के कितना, परसेंटेज कर दो मल्टीप्लाई 8.45%। फिट हो गया, ठीक हो गया सर। चलें सर कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर डन। भैया डी पार्ट, सर डी पार्ट में क्या कह रहा है सर, डी पार्ट के अंदर कह रहे हैं डिस्कस वेदर चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैन लीड टू अ रिडक्शन इन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस टू एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बोले कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करें। ये थोड़ी सी थ्योरी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बता भी चुका हूं। सर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं हम लोग। कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल का मतलब क्या होता है फाइनेंस। हम लोग फाइनेंस कितने तरीकों से ले सकते हैं, पढ़ा आप लोगों ने। सर हम फाइनेंस कितने तरीकों से ले सकते हैं, हमने बोला सर इक्विटी फाइनेंस, हमने बोला सर डेट फाइनेंस, ऐसा हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर का फाइनेंस। ये कह रहे हैं सर अगर तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दे, आपकी जो टोटल फाइनेंसिंग है सर इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपकी इस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग है। सर आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी है वो लिखी हुई मैंने, सर कितनी है 57.28 मिलियन, कितनी है सर 57.28 मिलियन। सर टोटल फाइनेंसिंग का कितना परसेंट है ये 57.28 मिलियन। टोटल फाइनेंसिंग कितनी है मेरे पास डेट प्लस इक्विटी, सर कितना 57.28 प्लस 5.171, कितना परसेंट बना 91%। इधर आइए सर डेट कितना मेरे पास 5.171, टोटल फाइनेंसिंग कितनी है 57.28 प्लस 5.171, कितना सर 9% होगा मेरे ख्याल से 9%। सर ये हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर। ये बोल रहे हैं सर अगर तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, बोले तो सर अगर तो मैं डेट बढ़ा दूंगा तो क्या मेरे वैक पे कोई फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बिल्कुल पड़ेगा। अभी हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की है पिछले वाले सवाल में, सेम वही थ्योरी है, अल्फाज चेंज है, सेम वही थ्योरी है, अल्फाज चेंज है। एग्री करते हो सर? कैसे? ये बोल रहा है सर अगर तो मैं डेट बढ़ाऊंगा तो मेरा वैक कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। पिछले सवाल में डिस्कस किया सर अगर वैक कम होगा तो कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, डिस्कस किया हमने। सर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो सर वैल्यू भी बढ़ गई ना कंपनी की। सेम पिछले वाली थ्योरी, वही थ्योरी बार बार, वही थ्योरी बार बार। 8 मार्क्स वहां भी शायद नहीं गई था, 5-8 मार्क्स का, सेम वही थ्योरी। तो सर ये लिखिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। डन हो गया। चले सर जरा एक दो एमसीक्यूज करते हैं।
एमसीक्यू शुरू करवाए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 35 से, दोनों डाल दिए इसमें, कैप्लान बीबीबी सब डाल दिया, फास्ट पेपर डाल दिया, सब डाल दिया, बेहतरीन मटेरियल बनी है ये। चले सर क्वेश्चन नंबर 35 एमसीक्यूज करते हैं जनाब। यस बॉस। सर क्वेश्चन नंबर 35 ये आपकी बीबीपी का सवाल है, बीबीपी के किट का क्वेश्चन नंबर 187 है। सर पढ़ रहा हूं मैं। जी सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है सर, अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल व्हाट शुड बी द शेयर प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ 2014। सर शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रहा है, क्या दे रहा है जनाब, जीजी कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 25%, it has 4%, it has 4 million share in issue and has done for many years. It's a dividend payment in the year 2009-2013। सर इन्होंने पिछले सालों के डिविडेंड दिए हुए, रुपीस इन डॉलर्स इन थाउजेंड्स है। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो एट द सेम एवरेज इन द फ्यूचर, जो पिछले साल का था वो इस साल भी होगा। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से आप मुझको शेयर प्राइस बता दीजिए। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से शेयर प्राइस हम लोग कैसे निकालते थे, शेयर प्राइस अगर मुझे आज की चाहिए तो डिविडेंड कब का चाहिए होगा, कल का, के माइनस जी, ऐसा। सर डिविडेंड पर शेयर कितना, अभी निकाल लेते हैं भैया। सर डिविडेंड पर शेयर, इन्होंने सर 2013 का डिविडेंड $423,000 दिया है और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 मिलियन। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ, डिवाइड कर लो भाई। 10.30 होगा, हाँ कितना, 0.10 डॉलर 0.1057 जनाब, इसको ग्रो करवाइए। के इन्होंने मुझे दिया हुआ जनाब 25% माइनस, सर मुझको ग्रोथ रेट चाहिए डॉलर 0.1057 मल्टीप्लाई बाय माइनस ग्रोथ रेट। जी सर ग्रोथ रेट हम कैसे निकालेंगे, सर मैं बोल रहा हूं इनको डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से करिए। 2013 का हो गया, 2009 का भी बता दो मुझको। हमने बोला 2009 में आपने डिविडेंड कितना दिया था, $2,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 2 मिलियन। जी सर कितना, 4 मिलियन, सॉरी कितना, पर इसलिए कर रहे हैं कि अगर बीच में इसने नंबर ऑफ शेयर इशू किए होते फिर तो हम लोग को लाजमी करने पड़ते हैं ना पर शेयर। अभी तो खैर टोटल में आंसर सेम आएगा, पर करूं या वैसे करूं सेम आएगा, लेकिन अगर बोलता कि 2009 में इसके पास 2 मिलियन शेयर इशू किए हुए, लेकिन अब इसने ज्यादा शेयर इशू कर दिए, फिर तो मुझे पर पे करना पड़ता ना लाजमी। 0.051 चले सर, 55 ग्रोथ रेट निकालें सर। डिविडेंड मेरे पास कितना था, 0.055। सर ये ग्रो हुआ कितने सालों तक, 1 2 3 4। सर ये 4 सालों तक ग्रो होके कहां पहुंच गया, 0.1057। जी सर आंसर मुझे बता दें ग्रोथ रेट का कितना। सर मैं चाहूं तो टोटल पे भी कर सकता था, मैंने टोटल कितना डिविडेंड दिया, $2,20,000। सर ये ग्रो हुआ 1 2 3 4 सालों तक, और कहां तक पहुंच गया, $4,23,000। सर मैंने इसको पर डिविडेंड पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने 4 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं और कांस्टेंट इशू किए हुए हैं, कांस्टेंट इशू किए हुए हैं। अगर ये बोलता सर 4 मिलियन शेयर आपने 20 में मजीद शेयर इशू किए हैं, फिर तो सर पर शेयर पे करना पड़ रहा होता ना। डन, कितना भाई ग्रोथ रेट, 17.75%।
17.75 चले सर, मेरे पास करंट शेयर प्राइस कितनी आ गई? 68.70 डॉलर्स। सर डन। एक आखिरी करेंगे, एक और, फिर छुट्टी करेंगे। 36, यस यस बॉस, 36 करेंगे। आज होमवर्क नहीं दूंगा मैं, कल आप लोग को होमवर्क दूंगा, लेकिन आज से हमने क्वेश्चन किए ना, उसको एक दफा घर जाके दोबारा कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 36, यह आप लोग की बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 188 है। सर समझ लेते हैं इसको ना जरा। सर 2-3 बातें मुझसे मांग रहे हैं, व्हाट इज द, सवाल क्या, आईपी कंपनी इज अबाउट टू पे को अंडरलाइन करो। अबाउट टू का मतलब पे करने वाले हैं, अनकरीब। अनकरीब पे किया नहीं है, पे करने वाले हैं। ऑफ ईच, कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं? 0.5 डिविडेंड ऑन ईच शेयर। इट्स अर्निंग पर शेयर वाज 1.5। सर अर्निंग पर शेयर कितना है? $1.5। नेट एसेट, सर नेट एसेट क्या होता है भाई लोग? नेट एसेट क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। करंट शेयर प्राइस कितनी है? 4.5। सर इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने, ऐसा निकालते हैं। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के दो तरीके हैं, सीएपीएम और डिविडेंड। सर सीएपीएम के अंदर इक्विटी बीटा चाहिए, रिस्क फ्री चाहिए, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कौन सा मॉडल लग रहा होगा यहाँ पे? डिविडेंड वाला। सर कैसे निकालते थे? अगले साल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। मानते हो? सर इन्होंने अभी डिविडेंड दिया। सर कितना डिविडेंड दिया? देने वाले हैं कितना? 0.5। सर शेयर प्राइस कितनी लो? 0.5। सर इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड होगा? कम डिविडेंड है ये। इज अबाउट टू पे बोला है सर, बोला हुआ है सर, बोला है, अंग्रेजी में बोला है लेकिन बोला है सही नहीं। सर बोले तो यहां पे मैं कितने लूंगा? मैं लूंगा सर एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड में कैसे लेता हूं? मैंने बोला जनाब शेयर प्राइस कितनी है मेरे पास, यहां लिख लेते हैं। मैंने बोला सर मेरे पास शेयर प्राइस है कम डिविडेंड। सर ये आपको कैसे पता चला कम डिविडेंड? सर इसने अंग्रेजी लिखी है, क्या लिखी है? अबाउट टू पे। अबाउट टू पे का मतलब आज अनकरीब पे करने वाले हैं। सर कितना है आज? 4.5। सर डिविडेंड कितना है मेरे पास? 0.5। डिविडेंड कितना मेरे पास? 0.5। तो सर मेरे पास शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड कितनी आ जाएगी? 4। मानते हो? सर ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? यस बॉस। सर डिविडेंड भी तो लगेगा। सर ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? सर ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके, एक पास्ट और एक फ्यूचर। सर पिछले सालों का डिविडेंड दे रहा है हिस्टोरिकली? नहीं सर, पिछले सालों को कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब कौन सा डिविडेंड लगेगा? सर यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? फ्यूचर वाले की है। कैसे निकालेंगे फ्यूचर वाले की? उसका फॉर्मूला क्या था? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू BR। ऐसा सर, यानी कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो। याद है भाई? बोले तो नहीं है सर? रिटेंशन रेशो सही है, मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। सर सुनेंगे? सर मुझे एक बात बताइए, रिटेंशन रेशो क्या होता था? कि कितना प्रॉफिट आपने रोक लिया, कितना प्रॉफिट, डिविडेंड बांटा नहीं बल्कि रोक लिया। सर सुने, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैंने P&L बनाया। सर गौर से सुनिएगा, मैंने P&L, इस सवाल से हटके कुछ डेटा देता हूं। मैंने P&L बनाया डॉलर्स। मैंने बोला सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? सर ये डॉलर्स में है। मैंने बोला सर 100,000। मैंने बोला सर डिविडेंड कितना दे रहे हो तुम? मैंने बोला सर मैंने डिविडेंड दे दिया कितना? $40,000। सर कितना डिविडेंड मैंने रोक लिया? मैंने कितना रिटेंशन रोक लिया? सर P&L का नाम तो नहीं दो, P&L यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके जी, सर कितना डिविडेंड तुमने रोक लिया? 60,000।
सुनेगा सर। तो रिटेंशन कितना परसेंट रोक लिया लड़के, कितना परसेंट रोक लिया? 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। परसेंटेज में बात करो तो कितना परसेंट रोक लिया? 60%। कोई क्लास नहीं है, खर्चे बजना वो टाइम। चले सर, कितना रोक लिया आपने? 60%। एग्री करते हो सर? सुने सर, मैं बोलूं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, कंपनी की जो नंबर ऑफ शेयर है, अज्यूमिंग नंबर ऑफ शेयर्स, सर अज्यूमिंग कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 है। सर आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट आया? यहां पे अगर मैं बोलूं जनाब पर शेयर कितना आया, डिवाइड कर देंगे। टोटल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? $1,00,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना कमाया? 10। मानते हो सर? डिविडेंड कितना दिया? $40,000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 10,000। एक शेयर को कितना मिला? डिवाइड कर लो, 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना? 4। मानते हो? माइनस करो तो पर शेयर कितना रिटेन कर लिया? 6। सर कितना परसेंट बना? कितना रिटेन किया आपने? 60%। एग्रीड। अब इस सवाल पे आ जाओ सर। इस सवाल के अंदर अर्निंग पर शेयर कितनी है? बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर कितना है? डिविडेंड कितना दिया आपने? सर वर्किंग हो रही है डॉलर पर शेयर पे, कितना डिविडेंड दिया आपने? 0.5। रिटेन कितना कर लिया? 1। सर कितना परसेंट? 1 डिवाइडेड बाय 1.5। 66.67 रिटेंशन। 66.67। खूबसूरत हो गया, डन हो गया सर। रिटर्न ऑन इक्विटी, आओ भैया इस पे भी थोड़ी लफ्फाजियां सीखते हैं। सर ये डेटा मैंने अपनी तरफ से दिया समझाने के लिए, इस डेटा का सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है सर। आइए सर बैलेंस शीट पे खेलें जरा। होता क्या सर? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आप लोग को पता है? इधर लिखता हूं सर। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आप लोग को पता है? क्या फॉर्मूला है जनाब? सर रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर बैलेंस शीट को अपने जहन में लेकर आइए, बैलेंस शीट को अपने जहन पे लेकर आए। सर मैंने बोला बैलेंस शीट कैसे होती है? हमने बोला सर बैलेंस शीट के अंदर एक साइड पे होते हैं सर मेरे पास एसेट्स, एक साइड पे होते हैं सर मेरे पास लायबिलिटी प्लस इक्विटी अकाउंट्स। दोनों साइडें सर कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अज्यूमिंग सर 5 लाख, इधर भी कितना? 5 लाख। मानते हो? सर यहां पे दो चीजें होती हैं, इक्विटी और लायबिलिटी। इक्विटी कितनी मेरा भाई? मैंने बोला सर लायबिलिटी है मेरे पास फॉर एग्जांपल 300,000, तो सर लायबिलिटी कितनी होगी? इक्विटी कितनी होगी? 2 लाख। ऐसा ऐसा। सर नेट एसेट क्या होते हैं? सर नेट एसेट क्या होते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सर कहना क्या चाहता है? इक्विटी ही तो कहना चाहता है। नेट एसेट का मतलब इक्विटी कह सकता हूं सर? किसी का एतराज? इसका फॉर्मूला मैं बना दूं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। सर कह सकता हूं? नाराज तो नहीं होंगे? डन। सुने सर मैंने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 2 मिनट के लिए इस सवाल से हटकर फिर मैं काट दूंगा। सर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1 लाख। सर इक्विटी कितनी? 2 लाख। इस सवाल से हटके डेटा सर कितना परसेंट हुआ? 50%। मैंने बोला सर ये आपने वर्किंग की है टोटल पे। किस पे वर्किंग की है सर? टोटल पे। पर शेयर पे वर्किंग कर ले, पर शेयर पे। अर्निंग पर शेयर कितनी है? सर आपने इसको किससे डिवाइड कराया था? नंबर ऑफ शेयर से। कितना आ गया था? 10 डिवाइडेड बाय सर नेट एसेट्स है मेरे पास कितने? 2 लाख।
पर एसेट कितने, एक शेयर पे कितने, 2 लाख को डिवाइड करा दो नंबर ऑफ शेयर 10,000 से, कितना 20, कितना परसेंट बना 50%। इस सवाल में डालें इसको, इस सवाल में डालें। चले सर इस सवाल पे आइए, अर्निंग पर शेयर कितना दे रहे हैं मुझको, अर्निंग पर शेयर 1.5 डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स कितने, पर शेयर 6, कितना परसेंट, यस बॉस 25%, 25%। बड़ी लंबी की है इसने। कितना सर, 16.67 कर दूं। चले सर सवाल खत्म। 0.501 plus 16.67 divided by 4 multiply by 16.67%. Answer please. I'm sorry. Yes. Answer please. 31.25%. बेहतरीन हो गया, क्लासिक सवाल था। चले सर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम लोग। अल्लाह हाफिज़।